डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। आपने अभी तक सुना राहुल शर्मा की लापरवाही भरी बात। मैंने बस एक प्रोफेसर की गणना सुधारी और सूत्र सिद्ध हो गया। ने कक्षा में सन्नाटा छा गया था। अमित यादव, मोहन गुप्ता और चिराग गुप्ता उसे अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे वह कोई जीता जागता चमत्कार हो। रिया मेहता की कक्षा खत्म हुई और छात्र धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन राहुल की उपलब्धि की चर्चा हर कोने में गूंज रही थी। दोपहर का सूरज जयपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण को सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। अब आगे दोपहर 12 बजे राहुल की जेब में फोन हल्का हिला। उसने स्क्रीन देखी, एक मधुर सूचना बजी। डिंग, बधाई, आपको 35 लाख रुपए प्राप्त हुए। सिस्टम का एक और लकी गिफ्ट जो हर घंटे की तरह समय पर आया। राहुल ने हल्की मुस्कान बिखेरी और फोन वापस जेब में डाल लिया। 35 लाख, ठीक है, शायद इसे किसी नई परियोजना में लगाऊं। दोपहर की कक्षा शुरू होने वाली थी। ये प्रोफेसर रमेश मेहता की कक्षा थी, एक बुजुर्ग शिक्षक जिनकी धीमी और एक समान आवाज कक्षा को नींद की गोली की तरह प्रभावित करती थी। हालांकि राहुल ने कल रात पनवेल विला में गहरी नींद ली थी, फिर भी प्रोफेसर रमेश की कक्षा शुरू होते ही उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह धीरे धीरे अपनी मेज पर सिर टिकाकर सो गया। यह कोई नई बात नहीं थी। प्रोफेसर रमेश की हर कक्षा में राहुल का सोना एक रस्म बन चुकी थी। शुरू में प्रोफेसर रमेश को लगता था कि राहुल रात में देर तक पढ़ता है, इसलिए दिन में नींद आती है। लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ीं, उन्हें एहसास हुआ कि राहुल हर बार सोता है। उनके मन में संदेह उठा, क्या राहुल सचमुच रात में किताबों में डूबा रहता है, या वह बस मेरी कक्षा को हल्के में लेता है। लेकिन आज प्रोफेसर रमेश का मन बदल गया। उन्होंने राहुल को सोते हुए देखा और अचानक अपने संदेह पर शर्मिंदगी महसूस की। मैं क्या सोच रहा था? ये वही राहुल शर्मा है जिसने वैद्यनाथन अनुमान, युग्मभाज्य अनुमान सिद्ध किया, भूकंप भविष्यवक्ता का आविष्कार किया और अब आर्थिक सूत्र और प्रमेय सिद्ध किए हैं। मैं इस प्रतिभा पर शक कैसे कर सकता हूँ? प्रोफेसर रमेश ने किताब नीचे रखी और चुपके से राहुल के पास गए। उन्होंने अपनी कोट उतारी और धीरे से राहुल पर डाल दी, जैसे हर बार करते थे। उनके मन में एक संकल्प उभरा, अब मैं कभी राहुल पर शक नहीं करूंगा। ... राहुल को प्रोफेसर रमेश के जटिल मनोभावों का कोई अंदाजा नहीं था। जब उसकी आंखें खुली तो कक्षा खत्म हो चुकी थी और विश्वविद्यालय का प्रांगण छात्रों की हलचल से गूंज रहा था। उसने आदतन फोन देखा। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप मैसेज चमक रहा था। रिया मेहता, आज शाम मेरे घर खाने आना और फिर कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा, ये शब्द पढ़ते ही राहुल के चेहरे पर एक चमक उभरी। उसने बिना देर किए अपनी लैम्बोर्गिनी बुल की चाबी उठाई और विश्वविद्यालय के गेट की ओर बढ़ गया। डिंग डोंग, रिया के घर की घंटी बजी। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और साथ ही एक मनमोहक व्यंजनों की खुशबू हवा में तैरने लगी। मेज पर रंग बिरंगी डिशेस सजी थीं, लहसुनी झींगा, भाप में पकी मछली, खट्टा मीठा पॉर्क रिब्स और मुर्गी का सूप। राहुल ने मेज देखकर तारीफ की, क्या खुशबू है। तुम अभी आए, हाथ धो लो, साथ में खाते हैं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने एक बोतल रेड वाइन निकाली और उसे हाई हील ग्लास में डाला। हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। उसने ग्लास उठाया और कहा, तुम्हें आर्थिक सूत्र और प्रमेय सिद्ध करने की बधाई। राहुल को इस उपलब्धि की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन रिया की बात सुनकर उसने खुशी से ग्लास उठाया। शुक्रिया रिया मैम। उसने ग्लास को हल्के से हिलाया और वाइन को धीरे से चखा। कौशल, शराबी सज्जन, असीम आकर्षण। सिस्टम की यह विशेषता फिर से सक्रिय हुई। रिया की सुंदर आंखें राहुल पर टिकी थीं, जैसे उनमें कोई चमक नाच रही हो। उसका चेहरा शायद वाइन की वजह से या रसोई की गर्मी से हल्का लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, राहुल, तुमने अर्थशास्त्र कब पढ़ना शुरू किया? राहुल ने हंसते हुए कहा, मैंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, बस एक सूत्र सिद्ध किया। रिया ने ये सुनकर हल्की मुस्कान बिखेरी। अमित और मोहन जैसे लोग इस जवाब पर हैरान होते, लेकिन रिया के लिए ये स्वीकार करना आसान था। दोनों ने खाना खाते हुए बातें की, बीच बीच में वाइन के घूंट लिए। धीरे धीरे रिया का चेहरा और लाल हो गया और उसकी सांसें गर्म होने लगीं। उसने अपने कपड़े हल्के से खींचे, जैसे खुद को तरोताजा करना चाहती हो, लेकिन उसकी गति धीमी थी। राहुल ने उसकी मदद की। रात गहराने लगी। ... अगले कुछ दिन राहुल के लिए सहज और आरामदायक थे। दिन में वह कक्षा में होता और शाम को या तो सागर सिटी में हिना गुप्ता और कृति यादव से मिलने जाता या रिया मेहता के घर। उसका जीवन एक सुखद लय में बह रहा था। इन दिनों उसके दैनिक लकी गिफ्ट्स और साइन इन आय सभी नकद थीं। आज तक राहुल की कुल संपत्ति 4,421 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी।
आज वह अपनी लैम्बोर्गिनी बुल में सवार होकर पनवेल विला की ओर बढ़ रहा था। वह एक नई जगह पर साइन इन करना चाहता था, शायद कुछ अलग मिले। खट, दरवाजा खुलते ही प्रियंका चौधरी लिविंग रूम के कोने में बैठी थी, अचार के साथ स्टीम्ड बंस खा रही थी। राहुल ने हैरानी से पूछा, तुम स्टीम्ड बंस क्यों खा रही हो? उसे याद था कि उसने प्रियंका को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया था। जयपुर में यह एक उच्च वेतन था। बड़े मछली मांस तो छोड़ो, कम से कम पौष्टिक भोजन तो खरीदा ही जा सकता था। प्रियंका ने जल्दी से बंस छिपाए और घबराते हुए बोली, क्या यहाँ खाना मना है? मैं अगली बार नहीं खाऊंगी। उसने गलत समझ लिया कि राहुल उसे लिविंग रूम में खाने से मना कर रहा है। राहुल ने कहा, नहीं, मेरा मतलब था तुम कुछ बेहतर और पौष्टिक क्यों नहीं खाती? प्रियंका ने सिर झुकाकर कहा, स्टीम्ड बंस, ये भी बहुत स्वादिष्ट हैं। वह और कुछ नहीं बोली, जैसे अपने विचारों को छिपा रही हो। राहुल ने उसकी चुप्पी देखी और बिना कुछ कहे विला की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने साइन इन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया। साइन इन, डिंग, साइन इन सफल, बधाई, आपको प्रोफेशनल वकील अनुभव प्राप्त हुआ। प्रोफेशनल वकील अनुभव, प्रत्येक देश और क्षेत्र के कानूनों से परिचित, कानून को समझें, जानें और अद्भुत आकर्षण प्रदर्शित करें। राहुल के होंठों पर एक मुस्कान खेल गई। वाकई, अलग जगह पर साइन इन करने से कुछ अच्छा मिलता है। पैसा उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन यह नया कौशल उसे सचमुच पसंद आया। ... उसी समय जयपुर विश्वविद्यालय के 104 लड़कों के हॉस्टल में चिराग गुप्ता अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। तभी स्क्रीन के निचले दाएं कोने में उसकी चचेरी बहन सान्वी गुप्ता का मैसेज पॉपअप हुआ। सान्वी गुप्ता, भाई तुम हो? चिराग गुप्ता, क्या बात? सान्वी गुप्ता, राहुल भाई का कांटेक्ट नंबर है, दे दो ना? चिराग थोड़ा ठिठका। उसने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, चिराग गुप्ता, तुम्हें उनका नंबर क्यों चाहिए? कहीं तुम उन्हें पसंद तो नहीं करने लगी? राहुल के रूममेट के रूप में चिराग को अच्छे से पता था कि राहुल कितना असाधारण है। गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अर्थशास्त्री और एक अरबपति। रिया मेहता, अमिता यादव और हिनाकृति जैसी सुंदरियां, सभी का राहुल के साथ खास रिश्ता था। चिराग को अपनी चचेरी बहन सान्वी पर गर्व था, लेकिन उसे लगता था कि वह राहुल के स्तर की नहीं थी। सान्वी गुप्ता, भाई तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अपनी औकात पता है। मैं राहुल भाई को कैसे पसंद कर सकती हूँ? चिराग गुप्ता, अच्छा, तुझे इतनी अक्ल तो है। सान्वी गुप्ता, भाई तुम सचमुच मेरे भाई हो। चिराग गुप्ता, ठीक है, ज्यादा बात मत कर, मैं तुझे उनका व्हाट्सएप नंबर भेजता हूँ। चिराग ने सान्वी को राहुल का नंबर भेजा और फिर कंप्यूटर गेम में डूब गया। ... पनवेल विला में राहुल का फोन हल्का हिला। एक नया व्हाट्सएप फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। नोट, राहुल भाई, मैं सान्वी गुप्ता, आपके रूममेट चिराग की चचेरी बहन। सान्वी ने ये नोट इसलिए जोड़ा ताकि राहुल को याद रहे कि वह कौन है। राहुल को सान्वी की थोड़ी याद थी। वह एक लाइव स्ट्रीमर थी। पहली मुलाकात सुरभि प्राइवेट किचन के बाहर हुई थी, जब वह उसकी लैम्बोर्गिनी के सामने फोटो खिंचवा रही थी। दूसरी बार चिराग ने हॉस्टल के सभी दोस्तों को साथ में खाने के लिए बुलाया था। चूंकि वह चिराग की चचेरी बहन थी, राहुल ने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने स्वीकार किया, सान्वी का मैसेज आया। सान्वी गुप्ता, नमस्ते, जयपुर का सुपरस्टार। कूल। राहुल शर्मा, हाँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग कैसा चल रहा है? राहुल ने ये सवाल यूं ही पूछ लिया, लेकिन सान्वी के लिए यह सवाल उत्साह का स्रोत था। सान्वी गुप्ता, मेरा लाइव स्ट्रीम अब हर दिन लाखों लोग देखते हैं। बड़े बड़े स्ट्रीमर मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब आपकी वजह से, जयपुर का सुपरस्टार। सान्वी का ये धन्यवाद दिल से था। उसकी लोकप्रियता का कारण राहुल का उसके लाइव स्ट्रीम में आना था। वह पूरे नेटवर्क पर एकमात्र स्ट्रीमर थी जिसका राहुल से वास्तविक जीवन में संबंध था। हर दिन उसके स्ट्रीम में लोग पूछते थे कि क्या जयपुर का सुपरस्टार फिर आएगा। बड़े स्ट्रीमर भी राहुल के बारे में जानने के लिए उससे बात करते थे। राहुल शर्मा, इसमें धन्यवाद की क्या बात? ओपन माउथ स्माइल। सान्वी गुप्ता, वैसे राहुल भाई, कल जयपुर में हमारा शार्क कार्निवल है। कई बड़े स्ट्रीमर आएंगे, आप साथ चलेंगे। कल शनिवार था और राहुल के पास कोई खास प्लान नहीं था। शार्क कार्निवल सुनने में मजेदार लग रहा था, फिर भी उसने तुरंत हामी नहीं भरी। राहुल शर्मा, मैं तो शार्क का स्ट्रीमर नहीं हूँ, जा सकता हूँ। सान्वी गुप्ता, बिल्कुल, आप स्ट्रीमर नहीं हैं, लेकिन आपकी शोहरत कई बड़े स्ट्रीमरों से ज्यादा है। राहुल शर्मा, सचमुच? ठीक है, मैं कल आता हूँ। सान्वी गुप्ता, वाकई शानदार। ... सान्वी से बात खत्म करने के बाद राहुल अपने विशाल बिस्तर पर लेट गया। उसने कुछ देर फोन पर समय बिताया और फिर आंखें बंद कर सो गया। ... उसी समय एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम शार्क स्टॉर्स था में सान्वी ने मैसेज भेजा। सान्वी गुप्ता, मैंने जयपुर के सुपरस्टार को बुला लिया है।
ये मैसेज भेजते ही ग्रुप में हलचल मच गई। प्रिया शर्मा, सचमुच जयपुर का सुपरस्टार कल शार्क कार्निवल में आएगा। सानवी गुप्ता, हाँ, उसने वादा किया है कि वह कल आएगा। मोना वर्मा, वाह। अनन्या सक्सेना, कमाल है। मैं हमेशा से सुपरस्टार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, कल मौका मिलेगा। विकास राव, अरे नहीं, सुपरस्टार आ रहा है, अब मेरे पास मौका है उसे अपनी फैन लिस्ट में जोड़ने का। विकास राव, बताओ मैं कल कौन सा स्टाइलिश कुर्ता पहनूं जो सुपरस्टार को इम्प्रेस करे, शेरवानी या ट्रेंडी जैकेट? अनन्या सक्सेना, ओफ विकास कुछ मत बोल, मैं सोच रही हूँ तो पेट में उलझन हो रही है। प्रिया शर्मा, मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि आज रात नींद नहीं आएगी। मोना वर्मा, काश कल जल्दी आ जाए। ... अगले दिन सूरज ऊंचा चढ़ आया। पनवेल विला में मेज पर गोमांस नूडल्स, तले हुए पकौड़े, सोया दूध और मकई जैसे व्यंजन सजे थे। प्रियंका चौधरी ने सुबह सुबह ये सब तैयार किया था। राहुल ने कुछ और खाए और तारीफ की, स्वाद शानदार है। कुछ ही देर में मेज साफ हो गई। प्रियंका ने बर्तन समेटे और उन्हें धोया। फिर उसने अपने लिए एक कटोरा नूडल्स निकाला। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? राहुल ने पूछा। प्रियंका ने हल्के से सिर हिलाया। अगली बार पहले खा लिया करो, राहुल ने कहा, या फिर मेरे साथ खा सकती हो। प्रियंका ने सिर झुका लिया, बिना जवाब दिए। राहुल उसकी शांत स्वभाव को समझ चुका था। उसने बिना कुछ और कहे अपनी पगानी ह्यूरा की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। बीप, चाबी दबाते ही पगानी ह्यूरा की लाइट्स चमकी और एक तेज सायरन बजा। राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और कार बिजली की तरह आगे बढ़ी। ... शार्क कार्निवल शार्क लाइव का वार्षिक भव्य आयोजन था। इस साल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस की गर्मी का फायदा उठाते हुए इसे जयपुर के फैंगुलाई होटल में आयोजित किया गया था। पूरे होटल को शार्क लाइव ने बुक कर लिया था। चमकीले लाल कालीन, हर कोने पर शार्क लाइव के लोगो और सजावटी शार्क मूर्तियां, सब कुछ उच्च स्तरीय और शानदार था। सूट और ड्रेस में सजे स्ट्रीमर सावधानी से तैयार होकर लाल कालीन पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोना, तुम स्ट्रीम से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, प्रिया ने कहा। अनन्या, तुम भी कम नहीं, मोना ने जवाब दिया। स्ट्रीमर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। जल्द ही उनकी नजर एक काली ड्रेस में सानवी गुप्ता पर पड़ी। सानवी, तुम आ गई, मोना ने पुकारा। जयपुर का सुपरस्टार कहाँ है? प्रिया ने उत्साह से पूछा। हाँ, वह आ रहा है न, अनन्या ने जोड़ा। सानवी ने कहा, उसने बताया कि वह रास्ते में है, बस पहुंचने वाला होगा। टप टप, उसके शब्दों का जैसे जादू हुआ। दूर से तेज कदमों की आवाज आई। एक लंबी आकर्षक आकृति धीरे धीरे लाल कालीन पर बढ़ी। सानवी ने उत्साह से चिल्लाया, राहुल भाई, आप आ गए। सबने एक साथ उस ओर देखा और आहें भरी। वाह, ये है जयपुर का सुपरस्टार, इतने हैंडसम, मोना ने कहा। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा, प्रिया ने जोड़ा। कमाल, अनन्या ने तारीफ की। स्ट्रीमर जल्दी से राहुल की ओर बढ़े। राहुल भाई, नमस्ते, मोना ने पूछा। राहुल भाई, आपको मुझसे याद है, अनन्या ने कहा। हेलो राहुल भाई, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल सुंदर स्ट्रीमरों से घिर गया था। उनके कुरकुरे स्वागत की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मोना नमस्ते। बेशक अनन्या, मुझे तुम याद हो। प्रिया, तुम भी। राहुल को याद था। ये देखकर सभी स्ट्रीमरों के चेहरों पर मधुर मुस्कान खिल गई। तभी पास खड़े विकास राव ने गंभीरता से पूछा, राहुल भाई, क्या आप भविष्य में स्ट्रीमर बनेंगे? राहुल ने कहा, नहीं। हाय, शुक्र है। विकास ने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ली। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शार्क का सबसे हैंडसम स्ट्रीमर हूँ। अगर आप आ गए तो मेरा पहला स्थान खतरे में पड़ जाएगा। उसके मजाकिया अंदाज पर सब हंस पड़े। रेस्तरां में स्ट्रीमरों की चहल पहल और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। मोना वर्मा, अनन्या सक्सेना, प्रिया शर्मा और सानवी गुप्ता सभी अपनी बोलने की कला और सुंदरता में बेजोड़ थीं। राहुल उनके बीच खड़ा था, जैसे कोई राजकुमार जिसे रंग बिरंगी चिड़ियों ने घेर लिया हो। हर स्ट्रीमर की बातों में चतुराई थी और उनकी मुस्कान माहौल को और गर्म कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जयपुर का सुपरस्टार इतना युवा होगा, मोना ने चहकते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। और इतना हैंडसम भी, अनन्या ने तुरंत जोड़ा, अपनी हंसी को रोकते हुए। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम लोग मुझे कैसा समझते थे? अनन्या ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा आप मेरे पापा की उम्र के होंगे। और मुझे लगा गंजे होंगे, बड़ा सा पेट लिए, मोना ने हंसते हुए कहा। राहुल ने उनके चित्रण को दिमाग में सोचा और हल्का सा सिहर गया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तो मैंने तुम्हें निराश कर दिया? निराशा नहीं, सरप्राइज दिया, मोना ने चहक कर कहा। अनन्या ने अपना फोन निकाला और उत्साह से बोली, राहुल भाई, मेरे फैन हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं। आज उनका सपना पूरा हो जाएगा।
उसने शार्क लाइव ऐप खोला और तेजी से अपने अकाउंट में लॉग इन किया। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मेरा चेहरा मत दिखाना। यह उसका हमेशा का नियम था। वैद्यनाथन अनुमान, युग्मभाज्य अनुमान और भूकंप भविष्यवक्ता जैसे आविष्कारों के बावजूद उसने कभी अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की। यही वजह थी कि वह अब भी एक सहज और शांत जिंदगी जी पा रहा था, बिना रोजाना की हलचल के। अनन्या ने सिर हिलाया। उसने कैमरा चालू किया और मुस्कुराते हुए बोली, सबको नमस्ते। अनन्या एक अनुभवी शार्क स्ट्रीमर थी। जैसे ही वह ऑनलाइन हुई, उसका लाइव रूम तुरंत हजारों दर्शकों से भर गया। स्क्रीन पर बहिराज टिप्पणियां की बाढ़ आ गई। रोहन 123, वाह अनन्या इतनी सुबह लाइव। सपना _क्वीन, आज कुछ खास बात है, अनन्या इतनी खुश है। कूल _देव, रुको मैंने सही देखा, अनन्या के पास मोना है। विक्की _सिंह, सिर्फ मोना नहीं प्रिया भी। शांत _योद्धा, वो पास में विकास राव है न। अनन्या ने कैमरे की ओर देखकर कहा, हाँ आपने सही देखा, मेरे पास मोना, प्रिया, विकास और सानवी हैं, क्योंकि आज जयपुर में शार्क कार्निवल है। और हाँ, एक खास खबर, वो सुपरस्टार जिसके बारे में आप हमेशा पूछते हैं, वह भी आज यहाँ है। उसने धीरे से कैमरा राहुल की ओर घुमाया, लेकिन केवल उसकी कमर तक की आकृति दिखाई। रीना _फैन, क्या जयपुर का सुपरस्टार यहाँ है? अजय _कूल, कहाँ है? कैमरा थोड़ा ऊपर करो। सनी भाई, अनन्या हमें सुपरस्टार का चेहरा दिखाओ। प्रिया _लवर, हाँ हम जानना चाहते हैं वो कैसा दिखता है। तभी अनन्या के लाइव रूम में एक चमकदार सुनहरा मैसेज भरा, स्वागत है सम्राट जयपुर का सुपरस्टार लाइव रूम में। फिर 10 रॉकेट्स, 30 रॉकेट्स, 100 रॉकेट्स। स्क्रीन पर रॉकेट्स की बारिश छा गई। ये दृश्य, जो महीनों बाद दिखा, ने लाइव रूम को हिला दिया। विकास _फैन, वाह ये है सुपरस्टार की ताकत। शीना _क्वीन, सुपरस्टार मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। रोहित _सिंह, सुपरस्टार तुम मेरा हीरो हो। कपिल _देव, 2 शब्द, लाजवाब। 666 मास्टर, 6,66,666। अनन्या के लाइव रूम की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। पास खड़ी मोना, विकास और सानवी ने ये देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने भी अपने फोन निकाले और एक एक कर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। मोना वर्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ, जयपुर के सुपरस्टार से मिली और वो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम हैं। विकास राव, सुपरस्टार वो इकलौता इंसान है जिसने मुझे मेरे लुक्स पर खतरा महसूस कराया। सानवी गुप्ता, आज का दिन खास है, सुपरस्टार और कई बड़े स्ट्रीमरों के साथ हूँ। उनके लाइव रूम्स में भी वही सुनहरा मैसेज भरा, स्वागत है सम्राट जयपुर का सुपरस्टार लाइव रूम में। फिर 10 रॉकेट्स, 50 रॉकेट्स, 100 रॉकेट्स। हर लाइव रूम में रॉकेट्स की बारिश होने लगी। ये नज़ारा इतना भव्य था कि पूरे शार्क लाइव का ट्रैफिक आसमान छूने लगा। शार्क लाइव के तकनीकी निदेशक ने हैरानी से कहा, ये क्या हो रहा है? कोई हैकर हमला तो नहीं? तकनीशियनों ने जल्दी से सबक की जांच शुरू कर दी। राहुल को इन सब का कोई अंदाजा नहीं था। वह बस अपने सैकड़ों करोड़ शार्क कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो उसके लिए बेकार पड़े थे। कुछ दिन पहले मिले 10 करोड़ कॉइन्स ने उसकी संपत्ति को और बढ़ा दिया था। अब वह हर लाइव रूम में 1000 रॉकेट्स बरसाने के बाद रुका। सुपरस्टार, आप कमाल हैं, मोना ने उत्साह से कहा। सुपरस्टार, आप मेरे हीरो, अनन्या ने चिल्लाया, आप मेरे लिए भगवान हैं। विकास ने नाटकीय अंदाज में कहा, थैंक यू सुपरस्टार, सानवी ने खुशी से कहा। थोड़ी देर बाद समूह रेस्तरां में पहुंचा। मेज पर स्टैक्स, तंदूरी कबाब, बड़े बड़े लॉबस्टर और नान रोटी की खुशबू हवा में तैर रही थी। मांस की गहरी सुगंध ने सबके मुंह में पानी ला दिया। विकास ने एक बड़ा ग्लास रेड वाइन उठाया और बोला, आज हम सबके लिए सम्मान की बात है कि हम जयपुर के सुपरस्टार से मिले। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम सब उनके लिए ग्लास उठाएं। शानदार, सब ने एक स्वर में कहा। सबका शुक्रिया। राहुल ने ग्लास उठाया और धीरे से वाइन चखी। उसका हर अंदाज शालीन और सज्जन था। कौशल, शराबी सज्जन, असीम आकर्षण। स्ट्रीमरों की निगाहें उस पर टिकी थीं और उनके चेहरों पर एक हल्की लालिमा छा गई। पास खड़ी प्रिया ने मौका देखकर राहुल के साथ अकेले ग्लास उठाया और दिल से बोली, सुपरस्टार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये धन्यवाद वह लंबे समय से कहना चाहती थी। प्रिया को लाइव स्ट्रीमिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसका परिवार इसके खिलाफ था। उन्हें लगता था कि यह अस्थिर और कम आय वाला काम है। राहुल के भारी भरकम पुरस्कारों ने प्रिया की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया और उसकी आय भी कई गुना बढ़ गई। अगर राहुल न होते तो शायद वह अब तक ये काम छोड़ चुकी होती। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। टिंग टिंग। तभी रेस्तरां में एक जीवंत संगीत बजा। मोना ने खुशी से चिल्लाया, ये तो चांद की सैर है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। उसका शरीर संगीत की ताल पर हल्के से हिलने लगा। उसने राहुल की ओर मुड़कर कहा, सुपरस्टार, चलिए ये गाना साथ में गाते हैं, ठीक है?
राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लिरिक्स याद नहीं। कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में लिरिक्स हैं, मोना ने उत्साह से कहा। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे मंच की ओर ले गई। ... मोना शार्क प्लेटफॉर्म की मुख्य स्ट्रीमर थी, जिसके करोड़ों फैन थे। अगर उसके फैन जानते कि उसने राहुल का हाथ पकड़ा तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जातीं। लेकिन उस पल मोना के होठों पर एक हल्की छिपी मुस्कान थी। पास खड़ी अनन्या, प्रिया और सानवी को हल्का अफसोस हुआ। काश हमने पहले सुपरस्टार को गाने के लिए बुलाया होता। राहुल और मोना मंच पर पहुंचे। मोना ने अपना गुलाबी फोन निकाला, जिसमें चांद की सैर के लिरिक्स खुले थे। सबकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच राहुल ने गाना शुरू किया। तू है वो चोर जो दिल को चुराए, मेरा दिल, मेरी सांस, मेरा नाम सब ले जाए। उसकी आवाज मधुर और जीवंत थी। मंच पर मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। ये था असली प्राकृतिक स्वर। स्ट्रीमर, जो रोज दर्जनों गाने गाते थे, अपनी तुलना में खुद को छोटा महसूस करने लगे। मोना, जो उसके बगल में खड़ी थी, उसकी आवाज से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। थोड़ी देर बाद उसने भी संगीत के साथ गाना शुरू किया। तू वो अपहरण करता जो मुझे ले जाए, पीछे की सीट पर हवा के झोंके लाए। दोनों की आवाजें एक दूसरे से तालमेल बिठा रही थीं और गाना पूरे रेस्तरां में गूंज रहा था। बेफिक्र की दुनिया, चांदनी सचमुच थिरक उठे। जब आखिरी पंक्ति बजी, रेस्तरां तालियों और उत्साह की चीखों से गूंज उठा। कमाल, सुपरस्टार, आपकी आवाज जादुई है, मोना ने चिल्लाया। मुझे लगता है ये ओरिजिनल से भी बेहतर था, अनन्या ने कहा। राहुल भाई, आप स्ट्रीमर क्यों नहीं बनते? मैं गारंटी देता हूँ आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, विकास ने उत्साह से कहा। राहुल ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मुझे स्ट्रीमर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ लोग स्ट्रीमिंग हॉबी के लिए करते हैं, कुछ शोहरत के लिए और ज्यादातर पैसे के लिए। लेकिन राहुल के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। अरे, सारी सुंदरियां यहाँ हैं। तभी एक ठंडी, अहंकारी आवाज दूर से आई। एक छोटे कद का पतला शख्स जो ब्रांडेड कुर्ते में था, सबके सामने आया। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैंने अपना परिचय देना भूल गया। मैं गौतम मेहता हूँ। हाँ, मेरे परिवार की कंपनी है अरी ग्रुप। ये सुनते ही सबके चेहरों पर गंभीरता छा गई। अरी ग्रुप एक अरबों रुपए की सूचीबद्ध कंपनी, जो होटल, रियल एस्टेट और मनोरंजन जैसे कई उद्योगों में काम करती थी। स्ट्रीमरों को यह भी पता था कि अरी ग्रुप शार्क लाइफ का एक बड़ा शेयरधारक है। गौतम मेहता एक राजकुमार स्तर का शख्स था। गौतम ने सबकी प्रतिक्रिया देखी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। फिर उसने चिल्लाकर कहा, अरे, यहाँ गाना चल रहा है। मुझे गाना बहुत पसंद है। मोना, चलो एक गाना साथ में गाते हैं। ये कहते हुए उसने राहुल को धक्का देकर किनारे कर दिया। राहुल की भवें हल्की से कुढ़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर यह मंच उसका नहीं था। अगर कोई और गाना चाहता है तो यह उसका हक है। मोना ने राहुल की ओर माफी भरी नजरों से देखा। वह गौतम के साथ गाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि इतनी बड़ी थी कि मना करना मुश्किल था। उसने दबे स्वर में कहा, ठीक है। गौतम ने माइक पकड़ा और चिल्लाया, मुझे छत पर गाना चलाओ। संगीत शुरू हुआ। गौतम ने गाना शुरू किया। आधी रात को नींद नहीं आई, मैंने अपनी धुन को गीत बनाया तो छत पर गया एक नया सपना पाने। सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। ये भी एक तरह का खुलते ही घुटने टेक देना था, लेकिन इस बार लोग सचमुच घुटने टेक कर गौतम से गाना बंद करने की inred.com अल्पविराम छोटी इनती करना चाहते थे। उसकी आवाज पूरी तरह बेसुरी थी। अगर राहुल की आवाज प्राकृतिक थी तो गौतम की आवाज शोर थी, कानफोड़ू शोर। उसके गाने ने मोना को भी प्रभावित किया और वह भी बेसुरी हो गई। छत पर तेरा गाना गाऊं और जिसे प्यार करता हूं उसे साथ लाऊं। मोना ने जैसे तैसे गाना पूरा किया। गौतम ने जोर से हंसते हुए कहा, शानदार, हाहा। फिर वह तेजी से मंच से उतरा, 2 बड़े ग्लास वाइन भरे और बोला, क्या गाना गाया? मोना, आओ एक ग्लास पियो। मोना ने बड़ा ग्लास देखा और हिचकिचाते हुए कहा, गौतम जी, मैं शराब बिल्कुल नहीं पी सकती और कार्निवल अभी बाकी है। अगर नशे में हो गई तो ठीक नहीं होगा। गौतम ने आंखें तरेरी। क्या मैं तुम्हें टोस्ट दे रहा हूं और तुम मना कर रही हो? मोना का दिल धक धक करने लगा। उसने दांत पीसे और कहा, ठीक है, मैं ये ग्लास पी लेती हूँ, लेकिन इसके बाद सचमुच नहीं पी सकती। गौतम ने लापरवाही से सिर हिलाया। मोना ने ग्लास उठाया और पूरी वाइन गटक ली। उसकी शराब सहने की क्षमता कम थी। एक ग्लास के बाद ही उसका चेहरा लाल हो गया और वह हल्का डगमगाने लगी। शानदार, हाहा, गौतम ने खुशी से चिल्लाया। फिर उसने कई बड़े ग्लास वाइन भरे और प्रिया, अनन्या, मोना और सानवी को थमाते हुए कहा, आप सब मेरी पसंदीदा स्ट्रीमर हैं। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आओ साथ में पीते हैं। चारों स्ट्रीमर हिचकिचाईं। वे सभी कमजोर थीं और शराब बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, लेकिन गौतम की पृष्ठभूमि के सामने उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
मोना, जो पहले ही एक ग्लास पी चुकी थी, अब पूरी तरह चक्कर में थी। अगर वह एक और ग्लास पीती तो शायद जमीन पर गिर पड़ती। उसने कांपती आवाज में कहा, गौतम जी, मैं सचमुच और नहीं पी सकती। कार्निवल की जिम्मेदारी। गौतम का चेहरा अंधेरा हो गया। क्या पहली मुलाकात में ही मेरा अपमान? लगता है तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी स्ट्रीमर बन गई हो। मैं श्री राठौर से बात करूंगा, तुम्हारा ट्रैफिक कम करवाऊंगा। मोना का चेहरा सफेद पड़ गया। श्री राठौर शार्क लाइव के ऑपरेशंस डायरेक्टर थे। अगर वह उसका ट्रैफिक कम करते या नेटवर्क में रुकावट डालते तो मोना के सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। पास खड़ा राहुल ये सब देख रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, एक मर्द जो सिर्फ औरतों को डराता हो, वो क्या चीज है? हालांकि राहुल का स्ट्रीमरों के साथ समय संक्षिप्त था, फिर भी उसने मोना, प्रिया, अनन्या और सानवी को अपने दोस्त मान लिया था। गौतम मेहता ने बार बार उनकी बेइज्जती की थी और राहुल का धैर्य अब जवाब दे चुका था। लड़के, तू बहुत हिम्मत दिखा रहा है। गौतम मेहता ने राहुल की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे आज तक किसी ने आमने सामने चुनौती नहीं दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वह राहुल को निगल लेना चाहता हो। मोना, प्रिया, अनन्या और सानवी के चेहरे सफेद पड़ गए। गौतम की धमकी भरी आवाज और उसका रौब उन्हें डरा रहा था। राहुल जयपुर का सुपरस्टार था और शायद उसके परिवार में भी अच्छी ताकत थी, लेकिन गौतम मेहता का परिवार अरी ग्रुप एक अरबों रुपए की कंपनी का मालिक था। अगर दोनों में टकराव हुआ तो क्या होगा? मोना के दिल में राहुल के लिए कृतज्ञता थी, लेकिन वह उसे इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसने घबराते हुए कहा, गौतम जी, उनका मतलब आपको भड़काना नहीं था। वो शराब मैं पी लेती हूँ। उसने ग्लास उठाया और उसे मुंह की ओर ले गई, लेकिन गौतम ने उसका हाथ रोक लिया। मोना, क्या उसने तुम्हें शराब पीने से मना नहीं किया? गौतम ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। उसने 2 बोतलें रेड वाइन उठाईं, राहुल की ओर इशारा करते हुए बोला, चल ये दोनों बोतलें पी जा। मैं अभी की बात को भूलने के लिए तैयार हूँ, वरना हम 2 बोतलें शराब। राहुल के पास शराबी सज्जन का कौशल था। 2 बोतलें क्या, 20 बोतलें भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। लेकिन गौतम के कहने पर वह शराब पिए, ये कैसे हो सकता था? राहुल ने गौतम की ओर ठंडी नजर डाली और हल्के स्वर में कहा, मैं तुम्हारा जुमला तुम्हें लौटाता हूँ। तुम अपने हाथ की ये दोनों बोतलें खत्म कर लो तो मैं अभी की बात को भूल सकता हूँ। मैं भूल जाऊँ? गौतम ने जैसे सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। वह जोर से हंसते हुए आगे पीछे झूलने लगा। ठीक है, मैं देखता हूँ तू ये कैसे करता है। टप टप टप। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, सभी सूट बूट में, दूर से आते दिखे। गौतम की आंखें चमक उठीं। वह चिल्लाया, जहीर जी, श्री राठौर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। मैं गौतम मेहता हूँ, अरी ग्रुप के चेयरमैन अजय मेहता का बेटा। फिर उसने राहुल की ओर झुककर फुसफुसाया, लड़के, अभी तू बहुत उछल रहा था न, अब रोना मत। स्ट्रीमरों के चेहरों पर और ज्यादा चिंता उभर आई। जहीर खान शार्क लाइव के चेयरमैन थे और श्री राठौर वही ऑपरेशंस डायरेक्टर थे जिनका गौतम ने जिक्र किया था। उनका यहाँ अचानक आना क्या संकेत था? पूरा फैंगुलाई होटल शार्क लाइव ने बुक किया था। अगर वे राहुल को अपमानित करते तो क्या होता? जहीर और उनका समूह पास आए। गौतम ने अपने कपड़े ठीक किए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। जहीर जी, मेरे पिताजी 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आज आपसे मुलाकात हो जाएगी, सोचा नहीं था। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया, लेकिन जहीर ने न तो उसकी बात सुनी और न ही उसे देखा। वह सीधे गौतम के पास से गुजरकर राहुल के सामने रुके। जहीर ने हल्का झुककर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, श्री शर्मा, नमस्ते। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। सन्नाटा। पूरे रेस्तरां में खामोशी छा गई। सब हैरानी से ये दृश्य देख रहे थे। जहीर खान, शार्क लाइव के चेयरमैन, राहुल को जानते थे, और वह भी इतने सम्मान और चापलूसी भरे लहजे में। ये क्या हो रहा था? राहुल ने एक पल सोचा और याद आया कि कुछ दिन पहले जयपुर रॉयल होटल में अजय महिंद्रा, अनिल मल्होत्रा और अन्य दिग्गजों के साथ वह जहीर से मिला था। उस वक्त राहुल मुख्य स्थान पर बैठा था और जहीर सबसे नीचे। हालांकि दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन राहुल का स्कैन कौशल उसे कभी कुछ भूलने नहीं देता था। जहीर का सम्मान देखकर राहुल ने भी शिष्टाचार दिखाया। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, जहीर जी, नमस्ते। दोनों ने हाथ मिलाया और सब फिर से हैरान रह गए। जहीर के चेहरे पर उत्साह था। वह अभी भी याद करते थे कि अजय और अनिल ने राहुल के साथ कितना सम्मान दिखाया था। उन्होंने उसे मुख्य स्थान तक दे दिया था। जहीर के लिए राहुल का उन्हें याद करना और हाथ मिलाना एक बड़ा सम्मान था। जहीर ने कहा, अगर मुझे पता होता कि आप आज हमारे शार्क कार्निवल में आएंगे तो मैं एक भव्य स्वागत समारोह की व्यवस्था करता। अब ये तो मेरी बदतमीजी हो गई। राहुल ने सहजता से कहा, मैं तो बस अपनी दोस्त सानवी के न्योते पर यहाँ आया हूँ। जहीर की आंखें चमक उठीं।
दोस्त, राहुल का शार्क लाइव पर कोई दोस्त है। यह उनके लिए बड़ी खबर थी। राहुल ने गौतम की ओर इशारा किया और पूछा, आप इसे जानते हैं? जहीर को लगा कि गौतम राहुल का दोस्त है। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ, इसके पिता अरी ग्रुप के चेयरमैन हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि ये बहुत काबिल है, इसलिए। राहुल ने उनकी बात पूरी होने से पहले कहा, सचमुच? इस गौतम मेहता ने अभी मेरी दोस्तों को परेशान किया और मुझे बार बार धमकाया। ये सुनते ही जहीर का दिल धक से रह गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह मन ही मन पछताने लगे। मैंने अभी किसे काबिल कहा? मैंने तो राहुल को नाराज कर दिया। जहीर को अपनी गलती सुधारने का मौका चाहिए था। गौतम को देखकर उन्हें थोड़ा डर भी लगा। वह समझ गए कि राहुल का इशारा क्या था। गौतम की धमकियों ने राहुल को नाराज कर दिया था। गौतम को भी अब राहुल की हैसियत का अंदाजा होने लगा था और वह थोड़ा घबराया। लेकिन अपने पिता की ताकत याद करके वह फिर अकड़ गया। उसने घमंड से कहा, जहीर जी, ये श्री शर्मा कौन है? राहुल ने अपने कान खुजाए और कहा, इस गौतम की आवाज बहुत कर्कश है। ये इस होटल में रहने के लायक नहीं। जहीर जी, आप क्या कहते हैं? जहीर ने बार बार सिर हिलाया। श्री शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह समझ गए कि राहुल चाहते हैं कि गौतम को होटल से निकाला जाए। यह उनकी गलती सुधारने का मौका था। गौतम और अरी ग्रुप के बारे में जहीर को कोई परवाह नहीं थी। हाँ, अरी ग्रुप के पास शार्क लाइव में कुछ शेयर हैं, लेकिन वो छोटा हिस्सा है। दूसरी ओर राहुल के पास पेंगुइन ग्रुप के 5% शेयर हैं और पेंगुइन ग्रुप शार्क लाइव का सबसे बड़ा शेयर धारक है। राहुल और अरी ग्रुप में से किसे चुनना है, यह कोई सवाल ही नहीं था। जहीर ने गंभीर स्वर में कहा, गौतम मेहता, ये होटल शार्क लाइव ने बुक किया है। तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। तुरंत निकल जाओ। होटल से निकाला जाना, ये तो सबके सामने थप्पड़ मारने जैसा था। गौतम का चेहरा लाल पड़ गया। जहीर जी, आप? राहुल ने फिर कान खुजाए। वाकई बहुत शोर है। जहीर समझ गए कि राहुल का धैर्य खत्म हो रहा है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ... कुछ ही पल में कई सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आए। गौतम के पास अब रुकने की हिम्मत नहीं थी। वह उदास चेहरा लिए तेजी से बाहर निकल गया। जहीर ने राहुल के साथ कुछ देर और बात की, लेकिन जल्द ही देखा कि राहुल स्ट्रीमरों के साथ ज्यादा सहज है। वह समझदारी से विदा ले गए और मन ही मन इन स्ट्रीमरों के नाम नोट किए ताकि भविष्य में उनके साथ नजदीकी बढ़ा सकें। गौतम के जाने के बाद रेस्तरां का माहौल फिर हल्का हो गया। मोना ने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, राहुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो आज पता नहीं क्या होता। सुपरस्टार, थैंक यू, प्रिया, अनन्या और सानवी ने भी एक साथ कहा। गौतम की धमकियों और शराब के दबाव ने उन्हें डरा दिया था। वे सोच भी नहीं सकती थी कि आगे क्या होता। ये धन्यवाद उनके दिल से निकला था। पास खड़े विकास ने उत्सुकता से पूछा, राहुल भाई, एक छोटा सा सवाल। आप करते क्या हैं? ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। लाइव स्ट्रीम में बेतहाशा पैसे उड़ाने वाला, शार्क लाइव के चेयरमैन को चापलूसी करने पर मजबूर करने वाला और अरी ग्रुप के वारिस को निकालने वाला ये शख्स आखिर है कौन? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस एक साधारण सा छात्र हूँ। ये सुनकर सबके मुंह खुले रह गए। साधारण? वे मन ही मन सोच रहे थे, राहुल भाई, क्या आपको साधारण शब्द का मतलब गलत समझ में आ गया है? ... शार्क कार्निवल से निकलने के बाद राहुल अपनी पगानी ह्यूरा में सवार होकर सागर सिटी की ओर बढ़ गया। जयपुर की सड़कें धूप में चमक रही थीं और रिक्शों, चाय की दुकानों और हलचल ने माहौल को जीवंत बना रखा था। एक चौराहे पर 90 सेकंड की रेड लाइट थी। राहुल ने बोरियत में इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक भालू के कॉस्ट्यूम में खड़े शख्स पर पड़ी जो पर्चे बांट रहा था। पर्चे बांटने के बाद वह धीरे से मुड़ा और उसे पीछे से आ रही एक महिला दिखाई नहीं दी जो अपनी बैग में कुछ ढूंढ रही थी। गलती से भालू के हाथ ने महिला के बैग को छू लिया। खट! महिला का बैग जमीन पर गिर गया। वह गुस्से से भड़क उठी और भालू को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। महिला चिल्लाई, तुझे आंखें नहीं दिखती? पर्चे हवा में बिखर गए। भालू ने उठने के लिए अपना हेलमेट उतारा। वह प्रियंका चौधरी थी। राहुल ने ये देखा तो उसकी भवें सिकुड़ गईं। हरी बत्ती होते ही उसने कार का रुख मोड़ा, पास के सार्वजनिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और तेज कदमों से सड़क की ओर बढ़ा। प्रियंका जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका दिल अपमान से भारी था। लेकिन महिला को कोई परवाह नहीं थी। वह चिल्लाई, तुझे दिखता नहीं? मेरा बैग जमीन पर गिर गया। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पा रही थी। तभी एक लंबी आकृति उसके पास आए। एक गर्म और मजबूत हाथ ने उसे सहारा दिया। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, राहुल ने धीरे से कहा। प्रियंका को उस हाथ से असीम सुरक्षा का एहसास हुआ। वह धीरे से उठी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी पीड़ा और शर्मिंदगी से भरा था।
महिला फिर चिल्लाई, तुझे पता है ये मेरा कौन सा बैग है? मैंने कल ही LV का बैग 13,800 रुपये में खरीदा था। अब ये जमीन पर गिरकर खराब हो गया। हर्जाना दो, तुम्हें हर्जाना देना होगा, वरना ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी तेज आवाज ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया। प्रियंका ने कांपते स्वर में पूछा, तो कितना हर्जाना देना होगा? 13,800 रुपये, महिला ने चिल्लाकर कहा। कल खरीदा था और अब तुमने इसे खरोंच दिया, पूरी कीमत दो। प्रियंका का चेहरा सफेद पड़ गया। 13,800 रुपये, उसने अपनी सारी कमाई घर भेज दी थी, अब उसके पास 800 रुपये भी नहीं थे। वह क्या करती? राहुल ने प्रियंका की हालत देखी और मन ही मन अंदाजा लगा लिया। उसने कहा, ठीक है, हम हर्जाना देंगे। उसने अपना फोन निकाला और महिला के व्हाट्सएप पेमेंट कोड को स्कैन किया। डिंग, 13,800 रुपये तुरंत ट्रांसफर हो गए। महिला ने संतुष्ट होकर कहा, बस ऐसा होना चाहिए। वह नाक सिकोड़कर जाने लगी। रुको, राहुल ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? महिला ने रुककर पूछा, और क्या चाहिए? मेरी दोस्त ने तुम्हारे बैग का हर्जाना दे दिया, राहुल ने कहा। अब बात इसकी कि तुमने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराया। महिला की भवें सिकुड़ गईं। तुम क्या चाहते हो? मेरी दोस्त को गिराकर तुमने उसे शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया। 13.8 लाख रुपए और ये बात खत्म, राहुल ने हल्के स्वर में कहा। 13,800 रुपये के बैग के लिए और 13.8 लाख रुपए का हर्जाना। 100 गुना, महिला ने चिल्लाकर कहा। 13.8 लाख? तुम सपने देख रहे हो। मैं अभी जा रही हूँ, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन राहुल की ठंडी नजरों ने उसे रोक दिया। उसका दिल अजीब तरह से कांप उठा। तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो न? ठीक है, जयपुर में आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैं देखती हूँ तुम 13.8 लाख कैसे वसूल करते हो। उसने फोन निकाला और कॉल किया। भाई सागर, मैं कृतिका बोल रही हूँ। कुंज रोड पर मुझे कोई परेशान कर रहा है। भाई, तुम्हें आना होगा। हाँ, मैं यहीं इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज अचानक मासूम और नाटकीय हो गई, जिससे सुनने वालों को झुरझुरी छूट रही थी। कॉल खत्म करने के बाद वह घमंड से राहुल और प्रियंका की ओर देखने लगी। प्रियंका ने चिंतित स्वर में कहा, राहुल, श्री शर्मा, छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से राहुल किसी मुसीबत में पड़ जाए। राहुल ने प्रियंका के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ मैं देख लूंगा। लड़ाई। राहुल के पास हिंसक सौंदर्य का कौशल था, जिससे वह 100 दुश्मनों को अकेले हरा सकता था। धमकियां। राहुल की हैसियत ऐसी थी कि उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। टप टप टप, दूर से भारी कदमों की आवाज आए। रंग बिरंगे बालों वाले युवकों का एक बड़ा समूह आता दिखा। सबसे आगे चल रहे पुरुष को देखकर कृतिका तेजी से उसकी ओर दौड़ी। भाई सागर, तुम आ गए। मुझे कोई बहुत परेशान कर रहा है। पुरुष ने कहा, सचमुच? जयपुर में कोई मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत करता है? बता, कौन है वो? राहुल ने शांत स्वर में कहा, मैं हूँ। पुरुष ने आवाज की दिशा में देखा। उसका दिल धक से रह गया और उसकी आंखें तुरंत गोल हो गईं। भाई सागर और हाव भाई जयपुर के मशहूर गुंडे थे। आमतौर पर एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, लेकिन सागर और हाव अलग थे। वे भाई थे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। ये स्वाभाविक भी था। जयपुर का बाजार इतना बड़ा था कि अकेला कोई इसे हड़प नहीं सकता था। साथ मिलकर वे एक दूसरे की मदद करते, अपनी ताकत बढ़ाते और ज्यादा मुनाफा कमाते। उस दिन सागर और हाव किसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। तभी हाव के एक आदमी ने फोन किया और बताया कि एक बारबेक्यू स्टॉल पर उनकी पिटाई हो रही है। हाव गुस्से से लाल हो गया और तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां जाने को तैयार हो गया। आखिर अपने इलाके में अपने आदमी की पिटाई का मतलब था उनके चेहरे पर थप्पड़। सागर को लगा कि उसके पास कोई और काम नहीं है, तो वह भी साथ चल पड़ा। लेकिन सागर को क्या पता था कि हाव के आदमियों ने जयपुर विश्वविद्यालय के एक बड़े छात्र नेता की नाक तोड़ दी थी। उस पल सागर का दिल धक से रह गया। तुरंत बाद सागर, हाव और उनके आदमियों को जांच दल के एक बड़े समूह ने घेर लिया। उनके पास न तो विरोध करने की हिम्मत थी, न ही भागने की। सभी को पकड़ लिया गया। सागर और हाव की हैसियत की वजह से उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया, लेकिन हाव और उसके कुछ आदमियों को इतनी आसानी से नहीं छूटना था। फिर भी सागर उस दिन को कभी नहीं भूल सकता था। जब उन्हें पकड़ा गया तब उसने साफ देखा था कि जयपुर विश्वविद्यालय के नेता और जांच दल का कप्तान एक युवक के सामने कितने सम्मान से झुके थे। सागर ने उस युवक का चेहरा चुपके से अपने दिमाग में बिठा लिया था। वह जानता था कि यह शख्स ऐसा है जिसे वह कभी ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आज कुंज रोड पर सागर ने उसे फिर से देख लिया। राहुल शर्मा और उसकी बहन कृतिका ने उसे उकसाया था। वह शख्स जिसके सामने जांच दल का कप्तान और विश्वविद्यालय के नेता झुकते थे, उसे परेशान किया गया था।
सागर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी टांगें कांपने लगीं। पास खड़ी कृतिका चिल्लाए, भाई सागर, तुम्हें इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। कृतिका का मुंह खोलना सागर के लिए ज्वालामुखी फटने जैसा था। अगर कृतिका न होती तो वह कभी इस शख्स से पंगा नहीं लेता। ये सब उसी की गलती थी। सागर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। थप्पड़। उसने पलटकर कृतिका के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। कृतिका के गाल पर लाल सूजा हुआ निशान उभर आया। वह हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि सागर उसे मारेगा। सागर ने उसकी परवाह नहीं की। वह झुककर अत्यंत सम्मान भरे लहजे में बोला, श्री शर्मा, नमस्ते। ओह, तुम मुझे जानते हो? राहुल ने पूछा। सागर ने बार बार सिर हिलाया। मैंने आपको उस बारबेक्यू स्टॉल पर देखा था। आपका रुतबा। उसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। राहुल को याद था कि वह सागर से बारबेक्यू स्टॉल पर मिला था। उसका स्कैन कौशल उसे कुछ भी भूलने नहीं देता था। राहुल ने पूछा, ये महिला तुम्हारी दोस्त है? तुम उसका साथ देने आए हो? सागर घबरा गया। नहीं नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने आपको परेशान किया। चिंता मत कीजिए, मैं उसे सबसे सख्त सजा दिलवाऊंगा। आपको संतुष्ट करूंगा। राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसने पास खड़ी कृतिका, जो अभी भी अपना चेहरा पकड़े थी, से कहा, क्या हुआ? कोई और मदद बुलानी है? मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। सागर ने आंखें तरेरी। उसकी हिम्मत कैसे होगी? कृतिका डर से सिर झुका लिया। वह उस पल बेहद दयनीय लग रही थी, लेकिन राहुल ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा। अगर कोई उसे उकसाकर बाद में दया मांगे तो क्या वह इतना कमजोर है? राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम कोई और नहीं बुला रही, तो जैसा मैंने कहा, मेरी दोस्त को हरजाना दे। कृतिका चुप रही और हरजाना देने में आनाकानी करने लगी। सागर ने गुस्से से चिल्लाया, सुन रही हो? श्री शर्मा ने जो कहा, जल्दी करो। हाँ हाँ। कृतिका डर से कांप रही थी। उसने धीरे से फोन निकाला। पैसा भले ही अच्छी चीज हो, लेकिन सागर के गुस्से का अंजाम भयानक हो सकता था। उसने कई बार ट्रांसफर करके अपने सालों के संदिग्ध स्रोतों से कमाए 13.8 लाख रुपए प्रियंका को भेज दिए। राहुल ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छे, अब तुम जा सकती हो। सागर के दिल का बोझ हल्का हुआ। वह बार बार चापलूसी भरे लहजे में बोला, हाँ श्री शर्मा, आप व्यस्त रहिए। फिर वह कृतिका और अपने आदमियों को लेकर जल्दी से दूर चला गया, जैसे राहुल अपना इरादा बदल देगा। आसपास खड़े लोग, जो तमाशा देख रहे थे, भी डरकर तितर बितर हो गए। राहुल ने प्रियंका को उसका फोन लौटाया और पूछा, तुम यहाँ पर्चे क्यों बांट रही थी? प्रियंका ने धीरे से कहा, श्री शर्मा, आपने कहा था कि आज विला नहीं जाना है, तो मैंने थोड़ा पार्ट टाइम काम, अगर ये ठीक नहीं तो मैं अगली बार नहीं करूंगी। राहुल ने कहा, मैंने मना नहीं किया। शुरू में ही कहा था कि तुम विला में तभी काम करोगी जब मैं वहाँ हूँ। बस साफ सफाई और खाना बनाना। लेकिन पर्चे बांटना थकाऊ है और तनख्वाह भी कम। तुम ये क्यों कर रही थी? तुमने अपनी अग्रिम तनख्वाह खर्च कर दी। पहले प्रियंका ऐसी बातों पर सिर झुका लेती थी, लेकिन अब राहुल पर भरोसा करते हुए उसने सच बताया। दादी बीमार हैं, मैंने सारे पैसे घर भेज दिए। राहुल ने सिर हिलाया। ऐसा है? प्रियंका ने फोन निकाला और कहा, ये पैसे मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। वह 13.8 लाख रुपए की बात कर रही थी। राहुल ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन पैसों की कमी है? और ये पैसे उस महिला ने तुम्हें शारीरिक और मानसिक नुकसान के लिए दिए हैं। मैं इन्हें क्यों लूं? थोड़ा रुककर उसने कहा, तुम्हारे पर्चे बिखर गए और अभी समय है। चलो पहले कुछ खाते हैं। प्रियंका के जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे पगानी ह्यूरा की ओर खींच लिया। पहले वह सागर सिटी में खाने और आराम करने की सोच रहा था, लेकिन इस घटना ने उसका इरादा बदल दिया। प्रियंका ने फिर से उस मजबूत और गर्म हाथ को महसूस किया। उसका दिल गर्म हो गया और उसके चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई। KZ रेस्तरां जयपुर का एक मशहूर हाई एंड वेस्टर्न रेस्तरां था। इसका माहौल शांत और सजावट शाही थी। ऊंची कांच की खिड़कियों से सूरज की सुनहरी किरणें झांक रही थीं, जो एकाकी और सुकून भरा दृश्य बना रही थीं। झरने जैसी हल्की संगीतमय धुन और मेज पर सजे शानदार व्यंजन, सब कुछ एक अनमोल अनुभव दे रहा था। प्रियंका ऐसी जगह कभी नहीं आई थी। रेस्तरां में घुसते ही वह घबरा गई। राहुल ने उसकी बेचैनी देखी। उसने M5 टॉप ऑस्ट्रेलियाई गोमांस को काटकर प्रियंका की प्लेट में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस गोमांस को आजमाओ, स्वाद अच्छा है। प्रियंका ने ये सुना और उसकी घबराहट अचानक कम हो गई। हवा में मांस की गहरी खुशबू ने उसके मुंह में पानी ला दिया, लेकिन उसने अभी भी खाना शुरू नहीं किया। राहुल ने देखा कि वह खाना चाहती है, फिर भी रुकी है। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? आप पहले खाए, प्रियंका ने धीरे से कहा। राहुल को याद आया कि हर बार प्रियंका तब तक नहीं खाती थी जब तक वह खाना शुरू न कर दे। वह उसे समझाना चाहता था, लेकिन जानता था कि यह आदत एक वाक्य से नहीं बदलेगी। उसने चाकू और कांटा उठाया और अपने स्टेक को भूखे भेड़िए की तरह खा लिया।
मैंने खा लिया, अब तुम खाओ। जैसा राहुल ने सोचा, प्रियंका ने स्टेक खाना शुरू किया। उसकी छोटी सी काया के बावजूद उसकी भूख जबरदस्त थी। पूरा स्टेक, फोई ग्रास, कैवियार, घोंघे और ब्लैक ट्रफल्स सब कुछ उसने साफ कर दिया। राहुल ने हंसकर पूछा, पेट भर गया? हाँ, प्रियंका ने अपने फूले हुए पेट को छूते हुए जोर से सिर हिलाया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, राहुल ने कहा। ... पनवेल विला में प्रियंका की मौजूदगी ने हर कोने को चमकदार और आरामदायक बना रखा था। नहाने के बाद राहुल अपने नर्म बिस्तर पर लेट गया, जहां उसे गहरी सुकून मिली। डिंग, तभी उसकी जेब में फोन हल्का हिला। यह उसके रूममेट अमित यादव का व्हाट्सएप मैसेज था। अमित यादव, फैन भाई, तुम कल हमारे साथ बस में जाओगे या कार से? राहुल ने मैसेज पढ़ा और थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, राहुल शर्मा, कहाँ जाना है? अमित यादव, अरे तुम्हें सचमुच नहीं पता? शुक्रवार को मॉनिटर ने कहा था कि छुट्टियां आने वाली हैं, तो इस साल के अंत से पहले क्लास पार्टी करेंगे। राहुल उस दिन प्रोफेसर रमेश मेहता की कक्षा में सो रहा था, तो उसे कुछ पता नहीं था। उसे हाई स्कूल की स्प्रिंग आउटिंग की याद आई, जो बेहद यादगार थी। अब क्लास में फिर से ऐसी पार्टी हो रही थी, तो वह इसे मिस नहीं करना चाहता था। राहुल शर्मा, ठीक है, मैं कल सुबह तुम लोगों के साथ बस में जाऊंगा। ... अगली सुबह खिड़की के बाहर पेड़ों की टहनियां हल्की हवा में हिल रही थीं। राहुल ने आंखें खोली और आदतन फोन देखा। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, रात के 12 बजे, भारतीय स्टेट बैंक जमा 36 लाख रुपये। फिर उसने साइन इन सिस्टम पर ध्यान दिया। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? हाँ। डिंग, साइन इन सफल, बधाई, आपको 8 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सुबह सुबह 8 करोड़ 36 लाख की आय। राहुल ने होंठ सिकोड़े। आज की किस्मत कुछ खास नहीं। वह धीरे से उठा और बाहर गया। प्रियंका ने पहले ही नाश्ता तैयार कर रखा था। उसकी खाना पकाने की कला हमेशा शानदार थी और राहुल इससे बहुत संतुष्ट था। चूंकि वीकेंड था, सड़कों पर गाड़ियां कम थीं। राहुल बिना किसी रुकावट के जल्दी ही जयपुर विश्वविद्यालय पहुंच गया। जैसे ही उसने कार पार्क की, दूर से अमित यादव, मोहन गुप्ता और चिराग गुप्ता सहित सहपाठियों का एक बड़ा समूह आता दिखा। फैन भाई, तुम बिल्कुल टाइम पर आए, अमित ने हंसते हुए कहा। क्लास पार्टी के लिए लेट तो हो नहीं सकता, राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अमिता यादव आगे बढ़ी। उसने देखा कि राहुल के माथे पर पसीने की एक बूंद थी। उसने एक बोतल एवियन मिनरल वाटर बढ़ाया और कहा, थोड़ा पानी पी लो। ये देखकर आसपास के सहपाठियों के चेहरों पर जलन उभरी। अमिता क्लास की मशहूर आइसबर्ग ब्यूटी थी। लड़के हमेशा उसे पानी देते थे, लेकिन किसी ने उसे किसी लड़के को पानी देते नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि यह राहुल है, तो उनकी जलन दब गई। राहुल न सिर्फ हैंडसम था, बल्कि उसने वैद्यनाथन अनुमान, युग्मभाज्य अनुमान सुलझाया था और भूकंप भविष्यवक्ता का आविष्कार किया था। वह इसके लायक था। दूर खड़ा मॉनिटर पंकज चैन, जिसने एडिडास का स्पोर्ट्सवेयर पहना था, ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में जलन के साथ साथ एक गहरी नाराजगी थी। राहुल के क्लास में आने से पहले पंकज क्लास का हीरो था। सभी सहपाठी उसकी तारीफ करते थे। लड़कियां, सिवाय अमिता के, उसके इशारे पर नाचती थीं। लेकिन राहुल के आने के बाद सब बदल गया। सहपाठियों का सम्मान अब राहुल की ओर था और अमिता भी उसके करीब थी। इन सब ने पंकज के मन में एक सवाल पैदा कर दिया, राहुल क्यों, मैं क्यों नहीं? बीप, तभी एक बस धीरे धीरे रुकी। पंकज ने चिल्लाकर कहा, बस आ गई, सब क्रम से चढ़ो। चिराग और मोहन राहुल के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन अमिता को उसके पास देखकर वे चुपके से पीछे हट गए। बस में सहपाठी हंसते बातें करते रहे। माहौल हल्का और जीवंत था। समय पानी की तरह बह गया। जल्द ही बस जयपुर के बाहरी इलाके में जिंगलोन रिजॉर्ट होटल के सामने रुकी। सहपाठियों ने रिजॉर्ट के बाहर खूबसूरत फव्वारा, स्टाइलिश इमारतें और हरा भरा माहौल देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। किसी ने पूछा, मॉनिटर, इतनी शानदार जगह पर पार्टी, क्लास फंड काफी होगा? पंकज ने सीना ठोककर कहा, चिंता मत करो, मेरे पिताजी जिंगलोन के जनरल मैनेजर हैं। आज की सारी खर्चों पर 30% छूट है। ये सुनकर सब उत्साहित हो गए। फिर वे सब रिजॉर्ट की ओर दौड़ पड़े। रिजॉर्ट वाकई शानदार था। बिलियर्ड रूम, स्विमिंग पूल, बारबेक्यू एरिया, टेबल टेनिस रूम, सब कुछ था। ये पार्टी और मस्ती के लिए एकदम सही जगह थी। सहपाठी हंसते, खेलते और मजे करते रहे। मॉनिटर ने कमाल की जगह चुनी। हाँ, मजा आ रहा है, लाजवाब। पंकज ने सहपाठियों की तारीफ सुनी और गर्व से राहुल की ओर देखा। राहुल ने गणित के सवाल हल किए, तो क्या मेरे सामने वो कम ही है? जिंगलोन रिजॉर्ट के टॉप फ्लोर के शानदार कमरे में कॉफी टेबल पर विस्की की कुछ बोतलें हिल रही थीं। गोल बिस्तर पर लेटा गौतम मेहता धीरे से आंखें खोल रहा था। उसका सिर अभी भी दर्द से भारी था। उसका मूड खराब था। कल शार्क कार्निवल में उसे सार्वजनिक रूप से होटल से निकाला गया था। कितना बड़ा अपमान। गौतम का खून खौल रहा था।
उसने उसी रात अपने रिजॉर्ट में आकर कई बोतलें शराब गटक ली थी और सो गया था। लेकिन जैसे ही कल की घटना याद आए, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। शर्मा, तुम बस देखते रहो, उसने दांत पीसते हुए कहा। वह कुछ देर बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर बड़ी मुश्किल से उठा। अपने खाली पेट को छूते हुए उसने बेडसाइड फोन उठाया और बोला, कोई खाना भेजो। फिर फोन को बगल में फेंक दिया। डिंग डोंग। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। सफेद शर्ट में जनरल मैनेजर पंकज योंगली स्वादिष्ट व्यंजनों की ट्रे लिए धीरे से अंदर आए। गौतम जी, पंकज ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, ये हैं ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, टॉप क्वालिटी सी ऑर्चिन, प्रीमियम कैवियार और टॉप ग्रेड ऑस्ट्रेलियाई स्टेक। हमारे जिंगलोंग रिजॉर्ट के सबसे बेहतरीन शेफ ने इन्हें खास तौर पर तैयार किया है। पहले ये सूप पीजिए, ये स्वादिष्ट है, पेट को गर्म करता है और भूख बढ़ाता है। उसने सावधानी से एक कटोरा सुगंधित सूप निकाला। गौतम ने एक घूंट लिया और हल्का सिर हिलाया। पंकज को जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सूप ने सचमुच गौतम की भूख बढ़ा दी। उसने लॉबस्टर, सी उर्चिन और स्टेक खाना शुरू किया। उसका मुंह तेल से चमक रहा था। पंकज ने ये देखा तो वह खुद खाने से ज्यादा खुश हुआ। जब गौतम ने ज्यादातर खाना खा लिया तो उसने हिचकी ली, दांत खोदे और पूछा, आज रिजॉर्ट में क्या प्रोग्राम है? पंकज ने कहा, जयपुर में एक मशहूर जादूगर आया है, थोड़ी देर में उसे बुलाकर प्रदर्शन करवाएं। गौतम ने उबासी लेते हुए कहा, जादू? उसमें क्या मजा? पंकज ने फिर कहा, तो कुछ मॉडल्स बुलाकर कैटवॉक करवाएं। कैटवॉक? रिजॉर्ट में? पंकज का इशारा साफ था, लेकिन गौतम को इसमें भी रुचि नहीं थी। सब घिसी पिटी चीजें, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। पंकज का सिर चकराने लगा। तभी उसकी जेब में फोन की रिंगटोन बजी। उसने माफी मांगते हुए कहा, गौतम जी, मैं एक कॉल ले लूं? गौतम ने उदासीनता से कहा। पंकज ने देखा कि कॉल उसके बेटे पंकज चेन का था। छोटे, क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। पापा, मैं अपने सहपाठियों को जिंगलोंग रिजॉर्ट ले आया हूँ। आप होटल में हैं, बाद में आ सकते हैं, पंकज चेन ने कहा। हालांकि सहपाठी मजे कर रहे थे, लेकिन पंकज चेन को ये काफी नहीं लगा। वह चाहता था कि उसके पिता आएं और उसकी ताकत दिखाएं, ताकि सहपाठियों के बीच उसका रुतबा फिर से सबसे ऊंचा हो जाए। पंकज योंगली की भवें सिकुड़ गईं। बेटे का सहपाठियों को होटल लाना ठीक था, लेकिन खुद वहां जाना, ये तो बेकार की उलझन थी। वह डांटने ही वाला था कि उसकी नजर गौतम पर पड़ी। उसकी आंखें चमकी और उसका लहजा बदल गया। मैं समय निकाल कर बाद में आता हूँ। कॉल खत्म करने के बाद पंकज ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, गौतम जी, मेरा बेटा आज अपने सहपाठियों को होटल में पार्टी के लिए लाया है, क्या आप चलकर देखना चाहेंगे? गौतम ने पूछा। तुम्हारा बेटा अभी पढ़ रहा है? हाँ, जयपुर विश्वविद्यालय में, पंकज ने जवाब दिया। ओह, गौतम की आंखें चमक उठीं। मॉडल्स की तुलना में जयपुर विश्वविद्यालय की युवा और सादगी भरी छात्राएं उसे ज्यादा आकर्षक लगीं। ये जयपुर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था और शिक्षित लड़कियों को जीतने का एहसास उसे रोमांचित करता था। यही वजह थी कि उसने कल शार्क कार्निवल में स्ट्रीमरों को शराब के लिए मजबूर किया था। उसने कहा, तुम इतने काबिल हो तो तुम्हारा बेटा भी जरूर अच्छा होगा। जब वह यहाँ है तो उसे देखना तो बनता है। शायद वह भविष्य में अरी ग्रुप का मैनेजमेंट बन जाए। पंकज योंगली खुशी से उछल पड़ा। मेरे बेटे का सौभाग्य है कि आप उससे मिलने जा रहे हैं। ... उधर पंकज चेन को अपने पिता का मैसेज मिला कि गौतम मेहता उससे मिलने आ रहा है। वह खुशी से उछल पड़ा। गौतम मेहता अरी ग्रुप का युवा मालिक था, भविष्य का चेयरमैन। अगर उससे अच्छे रिश्ते बन गए तो भविष्य में तरक्की की कोई कमी नहीं होगी। पंकज चेन के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने सुनहरा भविष्य देख लिया हो। उसने राहुल की ओर देखा और मन ही मन सोचा, तूने गणित के सवाल हल किए तो क्या, भविष्य में मैं तुझसे कहीं आगे निकल जाऊंगा। उसने गला साफ किया और बोला, सहपाठियों, जरा शांत हो जाए। हंसते खेलते सहपाठी रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। पंकज को ये सारा ध्यान अच्छा लगा। वह मुस्कुराया और बोला, आप सबके लिए एक अच्छी खबर, थोड़ी देर में इस होटल का नहीं बल्कि अरबों रुपए की कंपनी अरी ग्रुप का युवा मालिक यहाँ आने वाला है। अगर हम उससे अच्छे रिश्ते बना लें तो भविष्य में इसका बहुत फायदा होगा। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सुनते ही सहपाठी उत्साहित हो गए। अरबों की कंपनी उनके लिए एक विशालकाय सत्ता थी। कुछ ने अपने कपड़े ठीक किए, कुछ लड़कियों ने मेकअप मिरर निकालकर सजने संवरने शुरू कर दिए। पहला इंप्रेशन बहुत जरूरी था। अगर वे गौतम मेहता पर अच्छा प्रभाव छोड़ पाए या उससे दोस्ती कर पाए तो यह जिंदगी बदलने वाला मौका हो सकता था। पंकज चेन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता के मैसेज में साफ लिखा था कि क्लास की खूबसूरत लड़कियों को तैयार रहने को कहें। पंकज समझ गया था कि इसका मतलब क्या है। टप 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 दूर से कदमों की आवाज आई। पंकज योंगली और गौतम मेहता धीरे धीरे आए।
पंकज चेन तेजी से आगे बढ़ा, 90 डिग्री झुककर, जैसे कोई वफादार कुत्ता, सम्मान से बोला, गौतम जी नमस्ते। गौतम ने सिर हिलाया और सहपाठियों की ओर देखा। कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखकर वह मन ही मन संतुष्ट हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी भवें सिकुड़ गईं। वह जोर से चिल्लाया, शर्मा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ... गौतम की आवाज इतनी तेज थी कि सारे सहपाठी चौंक गए। सबने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि वह राहुल शर्मा की ओर इशारा कर रहा था। राहुल ने भी गौतम को देखा। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। आखिर कल ही शार्क कार्निवल में दोनों का टकराव हुआ था, आज फिर मुलाकात। ये तो दुश्मनों का रास्ता संकरा होना ही था। शुरुआती गुस्से के बाद गौतम के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। आज मेरी बारी है बदला लेने की। उसने सहपाठियों की ओर देखा और बोला, क्या ये शर्मा तुम्हारा सहपाठी है? हाँ, ये हमारी क्लास का सहपाठी है, नाम राहुल शर्मा, पंकज चेन ने झुककर जवाब दिया। गौतम ने गंभीर और सलाह भरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि आप छात्रों की जिंदगी आसान नहीं होती। महीने का खर्चा सीमित होता है। आज जिंगलॉन रिजॉर्ट में पार्टी करना आपके लिए खास मौका होगा। पंकज, तुम्हारे पिता हमारे रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर हैं और मैं तुम्हारी क्लास के सारे खर्चे माफ करने को तैयार हूँ। पंकज चेन ने उत्साह से कहा, गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने सहपाठियों की ओर गर्व भरी मुस्कान फेंकी, जैसे कह रहा हो, देखा मैं कितना कमाल हूँ, आज तुम बिना पैसे खर्च किए इतनी शानदार जगह पर मजे कर सकते हो। सहपाठी भी मुस्कुराए, मुफ्त में मजा, इससे बेहतर क्या हो सकता था। लेकिन गौतम ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस राहुल शर्मा को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया, लेकिन पंकज चेन को इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह खुश था। उसे राहुल से पहले ही चिढ़ थी। उसे निकालकर वह अपना गुस्सा निकाल सकता था, राहुल को दबा सकता था और क्लास में अपनी हैसियत बढ़ा सकता था। वह राहुल के पास गया और बनावटी उदासी के साथ बोला, राहुल, ये तुम जानते हो हमारी क्लास का फंड बहुत सीमित है, क्लास के भले के लिए क्या तुम थोड़ा समझौता कर लोगे? राहुल ने पंकज की ओर ठंडी नजर से देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि दूर से अमित यादव चिल्लाया, समझौता? फैन भाई को क्यों जाना पड़ेगा? चिराग गुप्ता ने भी चिल्लाकर कहा, ये हमारी क्लास पार्टी है, थोड़े से पैसों के लिए किसी को निकाल देंगे? छी। हाँ, मोहन गुप्ता ने समर्थन किया। कई सहपाठी एक साथ बोल पड़े, हम यहाँ मजे के लिए नहीं आए, पैसे नहीं हैं तो क्या, पार्टी का खर्चा मैं बचा लूंगा, मुफ्त तो क्या, हम मेहनत से कमाएंगे। अब राहुल को निकालें तो अगली बार कोई और मालिक मुफ्त कराएगा तो किसी और को निकालेंगे। ये स्वाभाविक था। ज्यादातर सहपाठी पंकज चेन की तरह जलन से अंधे नहीं थे। वे राहुल की काबिलियत और उसके योगदान, वैद्यनाथन अनुमान, भूकंप भविष्यवक्ता की कद्र करते थे। छोटे से खर्चे के लिए उसे निकालना उनके लिए गलत था। पंकज चेन को इतने सारे विरोध की उम्मीद नहीं थी। उसने गौतम की ओर देखा, जिसका चेहरा भद्दा हो रहा था। उसने जल्दी से कहा, गौतम जी, मैं सहपाठियों को फिर समझाता हूँ। वह चिल्लाया, सहपाठियों शांत हो जाओ। शांत होने का? अमित ने चिल्लाया, पंकज, तू किसी को खुश करना चाहता है, तेरा मर्जी, लेकिन फैन भाई को क्यों निकाले? आज पंकज का असली चेहरा दिख गया। मॉनिटर, छी, ये गौतम मेहता कौन है? उसे लगता है पैसे हैं तो बहुत बड़ा है। सहपाठी चिल्ला रहे थे। गौतम का चेहरा और भद्दा हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, ठीक है, अगर तुम राहुल को नहीं निकालोगे तो सब यहाँ से निकल जाओ। उसने कमर से फोन उठाया और कॉल करने की तैयारी की। अगर सहपाठी राहुल को नहीं निकाल रहे थे तो वह और सख्त तरीका अपनाएगा। तभी अब तक चुप रहे राहुल ने कहा, फोन करने की जरूरत नहीं। गौतम मेहता, ये तुम्हारा होटल है, तुम मुझे निकाल सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मुझे निकालने का अंजाम क्या होगा? गौतम ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अंजाम? क्या तू सोचता है कि मैं डर जाऊंगा? मैं डरता हूँ? राहुल ने सिर हिलाया। तुमने आज जो कहा उसे याद रखना। वह पलटा और बाहर की ओर चल दिया। चिराग, अमित, मोहन और कई सहपाठी उसके पीछे हो लिए। पास बैठी अमिता भी उठी और ठंडे लहजे में बोली, गौतम मेहता, मैं वादा करती हूँ तुम्हें आज की बात का पछतावा होगा। गौतम का दिल हल्का कांपा। उसे नहीं पता था कि अमिता यहाँ है और उसका लहजा बताता था कि वह राहुल के बहुत करीब है। यादव परिवार की ताकत कम नहीं थी। गौतम कुछ कहना चाहता था, लेकिन अमिता ने उसे मौका नहीं दिया और बाहर चली गई। गौतम ने हार मान ली। अरे ग्रुप को यादव परिवार की जरूरत नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। उसने खुद को तसल्ली दी और फिर से निश्चिंत हो गया। ... जिंगलॉन रिजॉर्ट से निकलने के बाद राहुल ने पीछे मुड़कर अपने सहपाठियों को देखा। आज मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी बिगड़ गई। फैन भाई, ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम सब सहपाठी हैं, साथ रहेंगे। क्लास का मतलब यही है।
सहपाठी एक साथ बोल पड़े। राहुल ने कहा, लेकिन हमारी पार्टी ऐसे खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुम भरोसा करो तो आगे की व्यवस्था मुझे करने दो। बिल्कुल भरोसा है। क्या बात, हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सहपाठी उत्साह से बोले। राहुल ने सिर हिलाया और फोन निकालकर फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर विजय मेहता को कॉल किया। फोन तुरंत जुड़ गया और विजय की सम्मान भरी आवाज आई। श्री शर्मा, नमस्ते। मैनेजर विजय, क्या आप एक बस की व्यवस्था कर सकते हैं? राहुल ने पूछा। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं, विजय ने उत्साह से कहा। राहुल, जो फ्लाइंग ड्रैगन कंपनी का मालिक था, के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का ये दुर्लभ मौका था। राहुल ने कहा, ठीक है, एक बस जिंगलोन रिजॉर्ट होटल भेज दीजिए। हाँ, मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, विजय ने जवाब दिया। लगभग 18 मिनट बाद एक चमचमाती लग्जरी बस राहुल के सामने थी। सहपाठी हंसते मुस्कुराते बस में चढ़ गए। राहुल ने विजय से कहा, एस बड़ी ई क्लब चलो। ये सुनते ही कई सहपाठियों के दिल तेजी से धड़कने लगे। चिराग और अमित के चेहरों पर पुरानी यादें तैर आईं और मोहन ने उत्साह में अपनी सीट पर उछलना शुरू कर दिया। आगे के एपिसोड